हैं, जो चैरिटी स्कूल्स हैं, उसमें जा रहे हैं। जो सवाल आपका था कि ये कौन सी जनरेशन है जो प्राइवेट स्कूल्स में तालीम हासिल कर रही है, तो उस हवाले से चूँकि प्राइवेट स्कूल्स का क़याम अब तकरीबन कमोबेश 35 साल से ज़्यादा का अरसा इसे हुआ जाना चाहता है, तो मैं समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स में ये रेशो कुछ कम है कि जिसमें ये कहा जा सके कि ये फर्स्ट जनरेशन जो है वो तालीम हासिल कर रही है। हमारे यहाँ जो है वो सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन जो है वो तालीम हासिल कर रही है। लेकिन अभी भी सिंध की सूरत हाल ये है कि तकरीबन 3 मिलियन के करीब बच्चे जो है वो आउट ऑफ स्कूल हैं। तो ये बड़ा अहम नंबर है यहाँ पे जब हम कहते हैं कि 30 लाख के करीब बच्चा सिर्फ सूबा सिंध में स्कूल्स में नहीं जाता। अगर मैं केपी की बात करूँ, कुछ हालिया रिपोर्ट्स मैंने देखी थी कि हर 4 में से 1 बच्ची, ख़ास तौर पे फ़ीमेल स्टूडेंट्स के बारे में ये रिपोर्ट थी कि वो स्कूल नहीं जाती। अहम बात यहाँ पे ये है, जब हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, बिल्कुल सही हैदर साहब ने फरमाया कि जो डिमांड और नीड थी उसको देखते हुए प्राइवेट स्कूल्स का क़याम तो हुआ। हम सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं ख़ानदानों को, उन्हीं बच्चों को तालीम के इस इस सिस्टम में ला पा रहे हैं जिनके यहाँ ऑलरेडी इसकी अहमियत को समझा जाता है, जिनके वालिदैन, जिनके दादा, जिनके नाना ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं। हमारे लिए अहम सवाल ये है कि एक बहुत बड़ी शरह है पाकिस्तान में बच्चों की, ख़ानदानों की, जो अभी भी तालीम की अहमियत को नहीं समझती है और अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रही है। हैदर साहब, उस सिस्टम में या उस सतह पे पेनिट्रेट करने के लिए रियासत, प्राइवेट स्कूल्स, हम बतौर माशरा क्या कर सकते हैं? क्योंकि इस वक्त हम हर ज़ी-शऊर इंसान ये जानता है कि लिखना पढ़ना कितना अहम है। क्या वजह आपको समझ आती है कि फिर भी क्या ये वसाइल की कमी है, मसाइल की ज़्यादती है, स्कूलों का ना होना है? सबसे बड़ी वजह आप क्या गर्दानते हैं कि अभी भी कुछ ख़ानदान बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते? असल में बुनियादी मामला, जैसा आपने भी कहा कि तालीम देना रियासत की ज़िम्मेदारी है, और हमने देखा कि गुज़िश्ता 40-50 सालों के अदवार में हम हकूमती ऐलानात और ज़बानी दावे जो है वो ये सुनते चले आए कि तालीम पहली तरजीह है, तालीम पहली तरजीह है, लेकिन तालीम के लिए मख्तस किया जाने वाला बजट कितना कम है वो भी बड़ा शर्मनाक हद तक हमें मतलब एहसास दिलाता है। इसके बाद फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, उसका ख़र्च जो है वो बड़ा मसला है कि वो ईमानदारी से क्या ख़र्च होता है। और फिर मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ कि हुकूमतें जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स बना लेती हैं, बहुत सारे प्लान्स और प्रोजेक्ट्स बना लेती हैं, लेकिन वो विश लिस्ट हुआ करती है। सिर्फ उसको विल में तब्दील करने के लिए जो है पूरा मैकेनिज़्म चाहिए होता है। और जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स, सिर्फ अब जो मामला है वो मैं समझता हूँ कि तालीमी एमरजेंसी का है। सूबा सिंध में गुज़िश्ता 5 सालों से कहने को सिर्फ सरकारी ऐलान की हद तक तालीमी एमरजेंसी नाफिज है, लेकिन उस एमरजेंसी के लिहाज से आपको इक़दामात नज़र नहीं आएंगे। तो जब तक के एतमाद के साथ एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हुए हम तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो इसमें अपना हिस्सा अदा नहीं करेंगे, चाहे वालिदैन हों, चाहे स्कूल्स हों, चाहे सरकारी स्कूल्स हों, चाहे हुकूमती अफसरान हों, या चाहे पॉलिसी मेकर्स हों। और जिस तरह आपने जिस अदारे का जिक्र किया, द सिटीज़न फाउंडेशन की एक मिसाल हमारे सामने है कि अगर एक अदारा, एक NGO इतना बड़ा नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में ओवर 1100 स्कूल्स जो मेरी मालूमात हैं वो रन कर सकता है, और मोस्ट डिज़र्विंग एरियाज़ में, और बहुत ही पर्पसफुली और क्वालिटेटिवली जो है वो मैं ख़ुद उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और बहुत मेरा उनसे इंटरेक्शन रहता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये एक मिसाल हमारे सामने सेट हो सकती है, तो अगर हुकूमत सही मानों में अपनी विश को विल में ले आए और तमाम स्टेक होल्डर्स और बशमूल प्राइवेट स्कूल्स, और यहाँ इस मौके पर यह बात कहना भी शायद ज़्यादा नामुनासिब नहीं होगा कि प्राइवेट स्कूल्स को और मीडियोकर स्कूल्स को, ख़ास तौर से जो कम फीस वाले अक्सरियती स्कूल हैं बलूचिस्तान से लेके KPK तक,
उनको जिस तरीके से गुज़िश्ता 5-6 सालों से डिफेम किया गया है और एक रिफ्ट पैदा की गई है। अच्छा, इस तरह तो कभी भी आप तालीमी इमरजेंसी में कामयाब नहीं हो सकते। हैदर साहब ने बड़े अहम यहाँ पे मामलात उठाए हैं। सबसे पहले यहाँ पे जिक्र दोबारा करना चाहूँगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। अच्छे मॉडल्स हमारे पास स्कूल सिस्टम्स के मौजूद हैं जिसमें बहुत बड़े नेटवर्क्स भी शामिल हैं और दरमियाने दर्जे के या दरमियाने नेटवर्क के हमारे पास इंस्टीट्यूशंस और रोल मॉडल इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। ये अगर काम करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ मिलकर तो कई गुना इनका इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जैसे आपने खुद इशारा किया, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक तासुर ये डेवलप करने की कोशिश की जा रही है या उस पर बड़ा एक तरह से काम हो भी चुका है कि प्राइवेट स्कूल को डीमोनाइज किया गया है कि शायद ये सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने वाले इदारे हैं, भारी फीस लेते हैं और बच्चों की जो एजुकेशन है उस पर इतना ज़्यादा उनका फोकस नहीं होता। ये बहुत ही गलत तासुर है, ये नुकसानदेह तासुर है पाकिस्तान के लिए। लेकिन शायद हमारे पास एक नई राह भी बनती है ऑन इनिशिएटिव्स लाइक राइट टू एजुकेशन जो हमारे ही खित्ते में किया जाता है। प्रॉबली व्हाट द प्राइवेट स्कूल्स कैन कम फॉरवर्ड इन डूइंग इट कि वो खुद इस बात की मिसाल बने कि जो तबका या जो ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं जो इन स्कूल्स की फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए भी कोई शरह, कोई कोटा मुख्तस किया जाए। इस पर हम आगे भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर साहब यहाँ पे मौजूद होने का। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हम जब बिज़नेस स्टडीज़ को देखते हैं और ख़ास तौर पर मैं अगर अपने MBA की बात करूं तो हमें बताया जाता था कि पाकिस्तानी इकॉनमी वाकई बहुत डिफरेंट है। यानी कई चीज़ें जो हमें लगता था कि पूरी दुनिया एक ख़ास अंदाज में करती है, हम उसके बिल्कुल उलट करते हैं। हम डॉक्यूमेंटेड नहीं हैं, हैपहैज़र्ड हैं, केओटिक हैं, लेकिन साथ ही साथ हम काफ़ी रेजिलिएंट भी हैं। अब यही मिसाल देख लीजिए कि पूरी दुनिया में कोविड-19 की वजह से बिजनेसेस ने सफ़र किया है, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी रही। इसकी क्या वजूहात होती है? वाई इज़ पाकिस्तानी इकॉनमी सच अ मिस्ट्री? और इस सब के बावजूद हम इसमें सही तरजीहात कैसे बना सकते हैं, कैसे सही राह का तयन कर सकते हैं, एग्जैक्टली हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? इसी हवाले से बात करने के लिए हमने देखा कि हफीज़ शेख साहब की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे प्रोग्राम के दरमियान हो रही थी एट द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। उसमें उन्होंने क्या अहम बातें की, आइए आपको सुनवाते हैं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया, घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 200 अरब रुपए के सकूक का अजरा बड़ी पेशरफ्त है। मार्केट में इस्लाहात के लिए बेहतरीन इकदामात उठाए, जिसके बायस आज ये एशिया की पहली बेहतरीन मार्केट है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस वक्त दुनिया की चौथे नंबर पर सबसे बेहतरीन परफॉर्मिंग और एशिया में पहले नंबर पर है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस है इस पे हम सबको नाज होना चाहिए। उन्होंने कहा कारोबारी हजरात आगे आएं और सरमाया लगाएं। बैरूनी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल की फराहमी तरजीह है। सरकार जो है वो बिजनेस नहीं चला सकती और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ब्यूरोक्रेट्स की बजाय बिजनेसमैन जो हैं वो आगे आएं और इन्वेस्टमेंट करें और उनके लिए आसानियां पैदा की जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ताजिरों की मदद करना चाहती है। ताजिर सेल्स टैक्स रिटर्न का फॉर्म भरें, 72 घंटों में रिफंड की अदायगी ना हो तो मुझसे राब्ता करें। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप फॉर्म भरते हैं सेल्स टैक्स रिफंड का और 72 घंटे में आपको रिफंड नहीं होते हैं, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। ये मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ सबके सामने। मुशीर खजाना ने कहा कि कोरोना वायरस से मुल्की मईशत का काफी नुकसान उठाना पड़ा। 700 से 800 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू कम हुआ, ताहम अब बरामदात समेत टैक्स मुहासिल बेहतर हुए हैं। बहुत सारी मुश्किलात आई, लेकिन हमें इस बात पे नाज होना चाहिए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस खित्ते की यानी एशिया की नंबर 1 और पूरी दुनिया में 4th नंबर पे बेस्ट परफॉर्म करने वाली स्टॉक एक्सचेंज है। आखिर ये किस तरह मुमकिन होता है? क्या चीज़ पाकिस्तानी इकॉनमी में और इस स्टॉक मार्केट में लोगों की कॉन्फिडेंस को बहाल कर रही है? इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट जनाब हसन खावर साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन। जी अस्सलाम।
जी अस्सलाम वालेकुम सुनिया। हसन, किस तरह देखते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस को? हफीज़ शेख साहब इसका सेहरा यकीनन मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ को देते हैं और कहते हैं कि हमने सही सिमत का तयन किया और उसके समरात अब हमारे सामने हैं। क्या आप भी समझते हैं कि जो करेक्टिव और रिफॉर्मेटिव पॉलिसी वर्क्स होने चाहिए थे उसकी वजह से ये परफॉर्मेंस हमारे सामने आई है? देखिए, 3 तरह से इसको आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ पहले तो हम ये देखते हैं कि दुनिया में स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है। अगर आप देखें तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस पर लिखा कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ रही है। हिंदुस्तान के अंदर भी स्टॉक मार्केट ने डिसेंटली परफॉर्म किया इन द लेटर मंथ्स ऑफ द पेंडेमिक, और पाकिस्तान में भी हमने देखा ये हुआ। उसकी कई वजूहात बताई जाती हैं। होता ये है कि जब इस तरह का क्राइसिस आता है और स्टॉक मार्केट डिप करती है, स्टॉक्स की प्राइसेस बड़ी अट्रैक्टिव हो जाती हैं, अंडर वैल्यू होती हैं, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसको फोमो भी कहा जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो इन्वेस्टर्स कहते हैं कि अच्छा मौका है, हम कहीं पीछे ना रह जाएं पर हम इसके अंदर पैसे डालें। तो ये दुनिया भर में हमने देखा कई मार्केट्स के अंदर स्टॉक मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया और प्राइसेस काफी ज्यादा था। एक तो ये बात है। अच्छा, दूसरा इसका पहलू ये है कि देखिए, जब आपका पेंडेमिक आएगा भी और आपकी जो कंपनीज हैं उनका बिजनेस जो है इन द लॉन्ग टर्म उतना अफेक्ट नहीं होता। 6 महीने 1 साल क्राइसिस का आएगा, लेकिन अगर वैल्यूएशंस इतनी अट्रैक्टिव हो जाएं तो मेरे ख्याल में उसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है। मसलन मैं आज वो अली खिजर साहब का बिजनेस रिकॉर्डर में आर्टिकल पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा कि OGDC की जो प्राइस गवर्नमेंट ने लगाई है वो उसकी लिक्विडेशन वैल्यू के करीब है। उन्होंने कहा कि ये तो इसके ऊपर तो कोई प्रीमियम चार्ज ही नहीं कर रहे। अब ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं कि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बनती है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी ने बहरहाल दुनिया से बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। आपने देखा होगा हाल ही में हिंदुस्तान की इकोनॉमी के स्टेटिस्टिक्स आए और उनका जो आखिरी क्वार्टर था पिछले साल का, उसमें वो तकरीबन 23% उनकी इकोनॉमी श्रिंक की। जब आप सामने में पाकिस्तान को देखते हैं तो वी हार्डली कॉन्ट्रैक्टेड। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी इकोनॉमी, आपने खुद इशारा किया कि रेजिलियंट है, हमारा इनफॉर्मल सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, जो उन्होंने इतना बड़ा पैकेज दिया और थोड़ा सा उसको मतलब उन्होंने सपोर्ट किया इकोनॉमी को, ये साबित हुआ है कि वो पॉलिसी चली है। लोगों ने क्रिटिसाइज किया, एप्रीहेंशंस थी, हम सब ने भी इस पे बात की कि उन लोगों का ख्याल था बहुत ज्यादा सख्त लॉकडाउन की जरूरत थी। उस वक्त हमारा ये ख्याल था, लेकिन अगर हम हाइंडसाइट में देखें, पीछे मुड़ के देखें, तो बहरहाल पाकिस्तान की इकोनॉमी की लॉसेज हिंदुस्तान से, अमेरिका से, बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत कम रहे हैं। लेकिन मैं हसन एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि शुरू में जब हम बिजनेस लीडर्स से, पॉलिसी मेकर्स से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बड़ा मुख्तलिफ नौइयत का क्राइसिस था। पहली दफ़ा आपकी डॉक्यूमेंटेड एंड अनडॉक्यूमेंटेड दोनों साइड्स ऑफ द इकोनॉमी, प्रोडक्शन एज वेल एज सप्लाई, दोनों तरफ की इकोनॉमीज, डिमांड, एवरीथिंग गॉट अफेक्टेड। कोई भी एक एरिया आप ऐसे नहीं करें। मिसाल के तौर पर 2008-2010 के अगर वर्ल्ड रिसेशन की हम बात करते हैं तो लोगों ने कहा क्योंकि पाकिस्तान में कंज्यूमर फाइनेंसिंग उस तरह की नहीं है, मॉर्गेजेस नहीं है, होम लीजेस नहीं है, तो इसकी वजह से हमारी बचत हो गई और हमारे बैंक्स दिवालिया नहीं हुए, एग्जैजुरेटेड प्राइसेस नहीं थी क्योंकि कैश बेस्ड इकोनॉमी थी। पिछले कई सालों से हमारे यहाँ जो नैरेटिव रहा है, हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना चाहते हैं, हम ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ जाना चाहते हैं, हम चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं। इसमें कितनी कामयाबी हुई वो एक अलग डिबेट है, लेकिन इस सब के बावजूद हमारी रिजिलियंस वहीं की वहीं है। इसका क्या आप वाकई इसका जो क्रेडिट है वो स्मार्ट लॉकडाउन को देंगे? देखिए, वो लॉकडाउन स्मार्ट था कि नहीं था, लेकिन बहरहाल लॉकडाउन कंप्लीट तो नहीं था, ये तो बात है सही। और इस पे हम बात भी किया। आपको याद है कि जब जो आपकी छोटी ईद जब आई उसके ऊपर दुकानें खोल दी गई, तो बहरहाल देखिए उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो था। जो आपने बात की ना, देखिए रेजिलियंस की और डॉक्यूमेंटेशन की, मेरा ख्याल में ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। डॉक्यूमेंटेशन का ताल्लुक इस चीज से है कि जो आपके छोटा बिजनेस है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है जी, वो आप रजिस्टर करें, उसको आप टैक्स नेट के अंदर लाएं, उसका आपको पता हो, लेकिन उससे उसकी बिजनेस डायनामिक्स में फर्क नहीं पड़ेंगे। यानी जो ठेले वाले का बिजनेस है वो उसी तरह चलता रहेगा, चाहे वो डॉक्यूमेंटेड हो या अनडॉक्यूमेंटेड हो, अगर सरकार उनको तंग ना करे। और ये जो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, ये डेफिनेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी को रेजिलिएंट बनाते हैं। जहां पे हमारे रिस्क थे वो देखिए सबसे बड़ा हमारा था जो फॉरेन एक्सचेंज का या करंट अकाउंट का रिस्क था। वहां पे बहरहाल हमें हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए कि वो मैनेज किया, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा ये था कि हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी कम थी, हमारी रेमिटेंसेज अगर फॉल कर जाएंगी तो हमारे पास ज़र मुबादला नहीं रहेगा
और हम डिफॉल्ट करने की तरफ भी जा सकते हैं। सही। और वो एरिया है जहाँ पे सिंगल हैंडेडली हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए। तो मैं लॉकडाउन से ज्यादा ये वो चीजें हैं जो पैकेज दिया, रिलीफ पैकेज, जो हमारी करंट अकाउंट मैनेजमेंट अप्रोच थी, मैं उसमें काफी क्रेडिट गवर्नमेंट को देता हूं। अच्छा हसन, एक और चीज जो अक्सर कही जाती है, आप देखिए सबसे ज्यादा ग्लोबल सतह पे उन ममालिक का नुकसान हुआ है जो ज्यादा इंटीग्रेटेड थे, जिनके लिए पहले तो कहते थे ना कि वो सेल्फ रिलायंट नहीं है, इनफैक्ट वो ग्लोबली बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड है। वहाँ टूरिज्म बहुत होता था। आप तमाम ऐसी इकोनॉमीज जैसे सिंगापुर की बात करें, दुबई की बात करें, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की बात करें, जो बहुत ज्यादा एक्सपैट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे, वहाँ जब सर्विसेज इंडस्ट्री या टूरिज्म को धचका पहुंचा तो बहुत मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा। पूरे यूरोप ने इसका इम्पैक्ट सहा है। बट ऑन दी अदर हैंड जो हमारे रिजिलियंट बनाने वाले फैक्टर्स हैं, जैसे आपने खुद कहा माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं काफ़ी हद तक अपनी इकोनॉमी की वजह से, अपनी पॉपुलेशन की वजह से, ये बेनिफिट्स तो कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, कंट्रीज लाइक इंडिया, उनके पास भी हैं। फिर क्या वजह है कि उनकी इकोनॉमी को फिर भी हमसे ज़्यादा धचका पड़ा है और वो रिजिलियंस का वो मुजाहरा नहीं कर पाई हैं? देखिए, ये जो सवाल आपने पूछा ना, इसका जवाब तो अभी लोग तलाश कर रहे हैं कि क्या वजह है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी ने इतना बुरा परफॉर्म किया है और पाकिस्तान ने बेहतर किया। अगर आपको याद हो तो जब इंडियन लॉकडाउन आया था तो लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ की थी कि 2 महीने का बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इंडिया ने इम्पोज किया। बहुत थोड़ा सा आपके कनेक्शन में हमें मसला आ रहा है हसन। आई होप दैट यू विल बी एबल टू रिकनेक्ट अगेन राइट अवे। पर मेरा पीसीआर अगर कोशिश करे ताकि हसन की हम बात मुकम्मल ले सकें। लेकिन अहम बात यही है कि शुरुआत में जब इंडिया ने अनाउंस किया 2 महीने का सख्त तरीन लॉकडाउन, लोगों ने उसकी हिमायत भी की, तारीफ भी की। लेकिन हसन इन हाइंडसाइट हम देखते हैं कि उसकी तारीफ की वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोग जिनका रातों रात रोजगार ख़त्म हो गया, वो बेशक अगर उनको ट्रेन नहीं मिल रही थी, बस नहीं मिल रही थी, तो पैदल ही अपने इलाकों की तरफ निकल पड़े। और लोग कहते हैं कि शायद यही वजह बनी है कि गली गली, कस्बे कस्बे, छोटे शहरों तक भी कोविड पहुंच गया। जी बिल्कुल। देखिए, हाइंडसाइट में तो हमारी स्ट्रेटजी विनिंग स्ट्रेटजी थी। हमारे नंबर्स दुनिया के सामने है, हमारी परफॉर्मेंस दुनिया के सामने है जी। हम जो भी इस पे बात करें ये बड़ी किताब है, तो हमारी स्ट्रेटजी बहरहाल उनसे बेहतर साबित हुई। बहुत शुक्रिया हसन हमारे साथ मौजूद होने का। वक्त हमारे पास इतना ही था। अब इकोनॉमी इसी तरह इसका पहिया आगे बढ़ता रहे, हम तरक्की की तरफ गामजन रहें। लेकिन हमें हमेशा बताया जाता है अगर आप इकोनॉमी की बात करें 20% आर द रियल नंबर्स, द रियलिटी। 80% इकोनॉमी या किसी भी मुल्क की मईशत चलती है परसेप्शन के ऊपर। तो अपने आप को बदजन ना होने दें, अपने आप को नेगेटिव या पेसिमिस्टिक ना होने दें। बेटर डेज आर अहेड ऑफ अस एंड वी मस्ट ऑल वर्क टुवर्ड्स इट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, we'll be right back. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज बड़ा अहम इशू उठाएंगे जिस पे आपकी कॉल्स और आपकी इनपुट बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा प्राइड है जी, हमारे आर्टिस्ट, हमारे प्ले राइट्स, हमारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री पूरी दुनिया में धाक है, खित्ते में। बल्कि जब भी मैं अपने फ्रेंड्स इन इंडिया से बात करती हूँ, उनको हमारी स्टोरी टेलिंग, हमारे एक्टर्स का अंदाज़, हमारी ज़ुबान बहुत पसंद है। एक अजीब सी शाइस्तगी है, एक मिठास है उर्दू ज़बान की, और अब हमारी स्टोरी टेलिंग की क्या बात है। लेकिन हालिया ड्रामों की तरफ अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं, काम की भरमार यानी डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री छोटी सी है तो उस तरह के वसाइल नहीं है और शायद हम वक्त भी नहीं दे पाते। यही वजह है कि आज के सुपर डुपर हिट होने वाले ड्रामों में भी आपको कहीं ना कहीं तिश्नगी महसूस होती है कि कहीं ये सब्जेक्ट हाफ बेक तो नहीं है। दूसरा फिर ये भी कि क्या उसकी एक अदबी वैल्यू भी है या नहीं। एक ज़माने में हमने देखा कि जब नई नई प्राइवेट ड्रामा प्रोडक्शंस शुरू हुई तो जो क्लासिक्स प्लेस थे, हमारे अफसाने थे, उनको उनकी स्क्रीन राइटिंग की गई और उनके ऊपर ड्रामे बनाए गए। आज बड़े अहम मौज़ूआत पे बात हो रही है, करंट मौज़ूआत पे बात हो रही हैं, बट आर वी डूइंग जस्टिस टू देम। एक इसका बैकग्राउंड ये भी बनता है कि पेमरा ने हाल ही में 2 और बल्कि ज़्यादा उससे ड्रामा सीरीज़ जो बड़े हिट हुए, जिनको रेटिंग्स भी मिली, जो सुपर डुपर हिट थे, लोगों ने पसंद किया, उनको दोबारा एयर करने से बैन कर दिया। अब सवालात इसमें कई आते हैं। पूरा प्ले जब पूरा सीज़न
26 किस्तें चल पड़ी तब आपको एतराज़ हुआ, और आपने रोका भी तो उसको रीरन होने से रोका, जबकि वो यूट्यूब पे और मुख्तलिफ ज़राए से आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और फिर ये कि जिस चीज़ की रेटिंग आ रही है क्या उस पर एतराज़ है, हाउ डू वी सेट दैट बैरोमीटर? क्या ये जो बड़े बड़े चैनल्स हैं जो एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस बना रहे हैं, इनका अपना एडिटोरियल कंट्रोल या इनकी अपनी आइडियोलॉजी क्या है? इन अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। कुछ लोग पहले कहते थे कि पाकिस्तानी ड्रामा हम फैमिली के साथ मिलकर देख सकते हैं, और ये अहम वजह है। लेकिन जिन ड्रामास को बैन किया गया या जिन कैरेक्टर्स पे या उनके डायलॉग्स पे एतराज़ किया गया, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको आप अकेले बैठ के खुद भी देख रहे हों तो आपको थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट फील होने लगती है। इस पर ज़रा बात करते हैं, और ये आपके स्क्रीन पे इस वक्त सामने है पेमरा का वो नोटिस जिसमें कहा गया है कि इन ड्रामास को बैन किया जा रहा है। क्या हम सेंसरशिप की तरफ जा रहे हैं? क्या एक वक्त ऐसा भी आएगा कि सेंट्रल आइडियाज़ जो ड्रामास के हैं इवन बिफोर गोइंग इनटू प्रोडक्शन या पहला पायलट तैयार करके पेमरा के सामने रखना पड़ेगा? क्या कुछ मौज़ूआत को पेमरा इन द कमिंग डेज बैन, इनके ऊपर आप ड्रामा नहीं बना सकते, या कुछ ख़ास किस्म के सीन्स को फिल्माने से मना कर दिया जाएगा? ये वो तमाम सवालात हैं जो आपके सामने रखेंगे, और इस पर पब्लिक ओपिनियन क्या है ये भी जानेंगे। आज हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, ये पैनल में मौजूद हैं, दे बोथ माई फेवरेट्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हाल ही में एक इसी तरह का एक चुपता हुआ बहुत मुश्किल सब्जेक्ट, यानी हमने बात की थी रेप के ऊपर बात की गई थी इस ड्रामे में, वो मकबूल भी बहुत हुआ था, और जो बात पसंद आई थी कि उसको बड़ी हसासियत के साथ, सेंसिटिविटी के साथ प्ले राइट ने लिखा था। हमारी आपकी सबकी फेवरेट हमारे साथ मौजूद हैं नायला आपा। अस्सलाम वालेकुम नायला आपा, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत, अच्छी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम हियर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। यस, इट्स बीन अ व्हाइल। अच्छा जी, और हमारी दूसरी मेहमान से भी आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, आई स्टार्टेड आउट माय करियर विद TV1 और एक मॉर्निंग शो से ही शुरुआत की थी, और उस शो को प्रोड्यूस भी मैं कर रही थी, उसका कंटेंट की लेआउट्स भी मैं कर रही थी। तो उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त, उस ज़माने में आई एम टॉकिंग 10 years ago, हमने एक सेगमेंट रखा था जिसमें आप लाइफ सिचुएशंस के बारे में बात करते थे। यानी अगर आप गिल्टी फील कर रहे हैं, मुश्किल में घिरे हुए हैं, कहीं भी इनकॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, हाउ डू यू हैंडल दैट? एंड दैट सेगमेंट वाज बीइंग होस्टेड बाय माय डियर फ्रेंड। आप इनको जानते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज समबडी हु हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर मीडिया इंडस्ट्री इन अ वैरायटी ऑफ रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमारे साथ मौजूद हैं नाजिया मलिक। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है। सुबह सुबह एक दफा फिर साथ। आई लव टू बी विद यू। तुम्हारा बड़ा अच्छा होता है, शो भी बहुत अच्छा होता है। थैंक यू। और कंटेंट के हिसाब से बहुत अच्छा होता है, और आज इतने अहम मौजू पे तुमने मुझे कंसिडर किया, ये इस बात की मुझे खुशी भी हुई। इंडस्ट्री को लिटरली शेप अप होते हुए हमने अपने सामने देखा। किस तरह देखती हो इस जर्नी को? यानी हम फ्रैंक बहुत हो गए हैं, बोल्ड बहुत हो गए हैं हमारे ड्रामा में। जो अल्फाज याद है, हम जब पहले बात करते थे, हम खुद, हमारे अंदर एक सेंसर होता था कि यार ये वाला लफ्ज़, ये वाली बात शायद ऑन एयर नहीं कह सकते। अब ऐसा लगता है वो सारे फिल्टर्स चले गए। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं टेलीविज़न की एक डेफिनेशन छोटी सी दे दूँ। टेलीविज़न आया क्यों था? ये एक वो मीडिया था जिससे आप देख भी सकते थे, और साथ में आपको आप एजुकेट भी हो सकते हैं, जिससे आपको नॉलेज मिले। अब ये डेफिनेशन जब आ गई तो उसके बाद बाकी सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं, जिसमें अब आपके लिए एंटरटेनमेंट भी है, ड्रामास भी हैं, बच्चों के प्रोग्राम्स भी हैं, गाने भी हैं, आपके जो है स्पोर्ट्स भी आ जाता है, करंट अफेयर, मॉर्निंग शो, सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन सब में एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफोटेनमेंट, नॉलेज, ये ज़रूरी है। कहते हैं कि कोई भी, अगर अब हम ड्रामे की तरफ आते हैं, वैसे तो बहुत वास्ट मीडिया है, लेकिन ड्रामे में अगर हम आते हैं तो ड्रामे में हमने बचपन से यही चीज़ सुनी थी। चाहे हम अलिफ लैला देखते थे, चाहे हम सानिया सईद का कोई ड्रामा देखते थे, चाहे हम हसीना मोइन साहिबा के ड्रामे देखते थे, तो उसमें हमें एक चीज़ ही मिलती थी कि एंड में क्या होना है जिससे हमें कोई सबक मिले। अच्छा, और पूरे ड्रामे में जो उनकी जो लहजा, जो बात करने का तरीका, शायद वो हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन था। और ऐसे ड्रामे, मैं ये नहीं कहूँगी कि आज भी ड्रामे अच्छे नहीं हैं, हम हर एक को एक ही कश्ती में नहीं डाल सकते हैं। आज के भी ड्रामे कुछ बहुत अच्छे हैं, जिसमें बड़े अच्छे डायलॉग्स हैं, जिनमें बड़े अच्छे तरीके से बात की जाती है, जिसमें हमें बड़ा अंडरस्टैंड किया जाता है, लेकिन हमें थोड़ी कमी नज़र आ रही है। अब क्या हो रहा है कि जो हम बच्चों को एजुकेट करना चाह रहे हैं वो हम एजुकेट नहीं कर सक रहे, क्योंकि घर पे एक लिमिटेड आपको
एजुकेट। इसी बात को बल्कि मैं अगर आगे बढ़ाती हूँ, एक तो ये है कि ठीक है सब्जेक्ट्स जो आज के कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट हैं, नाइला आपा अल्फाज की अहमियत आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है, बिकॉज यू राइट एंड यू पुट योर सेल्फ इन द फीट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स दैट यू राइटिंग अबाउट। क्या वजह है कि हमारे ड्रामों में और हमारी सिचुएशंस जो ड्रामों में दिखाते हैं उसमें ज़ूम आइने जुमले बहुत बढ़ गए हैं और उसको आप किसी भी अंदाज में इंटरप्रेट कर सकते हैं, उनका एक डर्टी या एक गैर मुनासिब मीनिंग भी निकलता है जो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आता, लेकिन इस तरह के स्लैपस्टिक ह्यूमर हमारे यहाँ चल रहा है। क्या ये कहा जाता है चैनल की तरफ से, ये राइटर की खुद एक एक कैरेक्टर के लिए डिमांड होती है, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं जिस ज़माने से लिख रही हूँ उस ज़माने में जब बहुत संभाल कर लिखा जाता था, अभी भी मुझे ये पता है कि जैसे कश्मीरी कढ़ाई होती है उस तरह से खूबसूरती से लफ्ज़ों को परोना चाहिए और डायलॉग्स जो हैं वो ज़ुबानी ना हो, वो कॉन्सेप्चुअल हों और वो मतलब आपको हर सीन ऐसा हो जो एक एपिसोड की तरह हो, एक मैसेज दे करके जाए। आजकल ये हो गया है कि मुझे अभी भी ये होता है क्योंकि हमारे पास कंटेंट डिपार्टमेंट है ना, तो और कंटेंट में बहुत सारे लोगों की सोच और समझ अलग होती है और उनको ये बताया जाता है कि ऑडियंस कैसी है और हर चैनल की ऑडियंस अलग है। तो कभी कभी अगर मैं शेर लिख देती हूँ और सिर्फ ये बताने के लिए कि इस पर्टिकुलर सीन का मिजाज क्या है, तो वो कहते हैं कि ये शेर व शायरी क्यों हो रही है। ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है, ये तो समझ में नहीं आएगी हमारे ऑडियंस को। और फिर पलट कर बहुत सारे लड़कियां जो हमारे कंटेंट पे बैठी होती हैं उनको बड़े दुख से मुझे कहती हैं आप ज़्यादा लिख देती हैं और इतना अच्छा आपने लिखा और देखें सब कुछ काट दिया। क्योंकि वही ना बहुत कुछ जो है वो हो सकता है तो समझ आती है बात कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि डिजिटल कंटेंट जैसे आजकल बन रहा है, अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हैं तो उनकी स्टोरी टेलिंग का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ होता है, वो हुक्स छोड़ते हैं, यानी एक एपिसोड के बाद आपका दिल चाहता है कि आप अगला करें। स्लो मूविंग स्टोरी नहीं होती, वो आपस में इस तरह जुड़ी हुई होती है। लेकिन जो टेलीविजन ड्रामा है उसका जो जॉनरा है, ठीक है वो अपग्रेड भी होगा आज के व्यूअर्स की सेंसिबिलिटीज़ के हवाले से, लेकिन जो अल्फाज हैं, जो चीज़ें, अब आप देखें अर्तुगरुल की अगर बात की जाती है, इंटरनेशनल कंटेंट है लेकिन लोगों को उसके जुमले, उसको तर्जुमा करके भी उसका एसेंस अपनी जगह मौजूद है, तभी लोग उसको पसंद कर रहे हैं और कितनी ज़बानों में उसको तर्जुमा किया गया। अच्छा जी, अब हमें ऑनलाइन भी ज्वाइन कर रहे हैं, एक एक्टर्स पर्सपेक्टिव भी ले लेते हैं, इसके ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम रऊफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक रऊफ, थैंक यू सो मच। और मैं चाहती थी कि एक एक्टर्स पर्सपेक्टिव भी इसके अंदर ज़रूर आए। मुझे बताइए कि हालिया किसी भी प्ले में, किसी टीवीसी में, किसी थिएटर में किसी रोल को निभाते हुए कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा जुमला था जो आपकी अपनी सेंसिबिलिटीज़ को गैर मुनासिब लगा हो और आपने उसके ऊपर कुछ थोड़ी सी बातचीत की हो या अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया? देखिए, मैं तो बहुत कम काम करता हूँ एज एन एक्टर, क्योंकि मेरा एक थिएटर का बैकग्राउंड है और मैं थिएटर करता हूँ। मैं नापा से ग्रेजुएट हूँ। जहाँ तक नापा का ताल्लुक है तो वहाँ पे तो स्क्रिप्ट से हम इधर उधर जा नहीं सकते, क्योंकि ज़ियामुद्दीन साहब हैं, वो हमें बहुत पिटाई लगाते हैं। उनको तो पता है। इसीलिए आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आज अगर आप किसी यंगस्टर से पूछते हैं तो उनमें से 60% या 70% लोगों को ज़ियामुद्दीन का पता ही नहीं होगा। लेकिन उनको उस कमर्शियल थिएटर के या कमर्शियल स्टेज के, मैं उनको भी बुरा नहीं बोलता, लेकिन उन कमर्शियल स्टेज के सब लोगों का पता होगा जो कि ज़ूम आईने बातें करते हैं या एक स्लैपस्टिक कॉमेडी जिसको कहते हैं, या जो है ना एक डर्टी कॉमेडी, एक अडल्ट कॉमेडी जो करते हैं, उनका सबको पता होता है। सही। हमारा अलमिया ये है कि मैं खुद एक प्रोडक्शन हाउस चलाता हूँ। मैंने आपका सारा एक इंट्रोडक्शन सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कम से कम इसकी आवाज़ उठाई। मैं एक प्रोडक्शन हाउस चलाता हूँ जिसमें हम टीवी सीरीज बनाते हैं और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, मैं इस बात पे कोई शर्माता नहीं कि हम जब भी जाते हैं क्लाइंट के पास, हम उनके पास एक कॉन्सेप्ट लेकर जाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है हमारा और इस कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द हम आपके एक ब्रांड की जो है ना एक एंडोर्समेंट करेंगे और उसको हम हाईलाइट करेंगे, इस टीवीसी को बनाएंगे हम।
तो वो ये बोलता है कि इसमें लड़की का है, उसमें लड़की की जरूरत ही नहीं है, तो उसमें जरूर लड़की को डाला जाता है। या जो है ना पड़ोसी ममालिक की किसी ऐड की जो है ना हमें एक रेफरेंस दिया जाता है कि आप जो है ना ये देखें, इसमें ये डालें। आप मतलब ये कि हम पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। सही, ये बड़ा अहम पॉइंट है रऊफ। इस पे एक कॉल भी आपकी बात सुन के मेरे ख्याल में आई है, जैसे हमने एक्टर्स पर्सपेक्टिव लिया, राइटर्स पर्सपेक्टिव लिया, जरा ऑडियंस की बात भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक राशिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। आपने हमारे तमाम मेहमानों की बात सुनी। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो कंटेम्प्रेरी पाकिस्तानी ड्रामा आप देख रहे हैं, उसकी कहानी से, उसके किरदारों से, उनके डायलॉग से बतौर ऑडियंस आप कैसा महसूस करते हैं और आपका क्या रिएक्शन है उसकी तरफ? जी सिद्रा, ये मुमताज मुफ्ती ने एक अपनी किताब में लिखा था कि ये जो अल्फाज होते हैं ये खाली बर्तनों की तरह होते हैं, इसमें मफहूम हम डालते हैं। सही। तो बात ये है कि हमारा ड्रामा पिछले जमाने में इतना मकबूल था, मोहम्मद निसार हुसैन थे बड़े मशहूर प्रोड्यूसर, उनके लिए इंडिया की इतलात वजारत ने कहा था कि हमें इनको रिक्वेस्ट करें कि हमें यहाँ आके लेक्चर्स दें, कुछ ही अच्छा ड्रामा कैसे बनाते हैं। तब टाइम ये था कि उस वक्त बनाने वालों के पास भी टाइम था, आगे देखने वालों के पास भी टाइम था। अब दोनों पार्टी के पास टाइम नहीं है और ड्रामा एक फार्मूला के तहत बन रहा है, एक नफातुल्ला कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी इसको कैसे बनाना है, उसके अंदर इस्लाह बहुत कम रह गई। एक भेड़ चाल नहीं होती, जैसे ड्रामा नहीं है, ड्रामेबाजी है, वो ज्यादा चल रही। अच्छा राशिद, क्या कहेंगे इस बारे में? हाल ही में पेमरा ने 2 ड्रामों को रीकास्ट होने से, उनको रीप्ले होने से उस पर पाबंदी आयद की है, इस पे आपका क्या रिएक्शन था? अच्छा, वो ऐसे मुझे उस कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता कि वो किसको किया है, लेकिन अगर देखें एक चीज है, एक प्ले पिछले दिनों ऑन एयर हो रहा, बड़ा मकबूल वो चैनल है, उस पे आ रहा था कि जी एक वालदा जो है वो अपने बेटे को, ड्रामे के अंदर एक सीन था, वो समझा रही थी कि तुम्हारा बाप की बड़ी दौलत है और दुनिया में कभी भी कोई मकाम खुशी से नहीं मिला, लिहाजा उसको कत्ल करके या मार कर ही मकाम मिलता है। तो ये चीजें चाहे आप एंड पे जाके उसको असलाह कर दें, लेकिन प्रवोक तो कर रहे हैं ना इस चीज को, इशू को, वो बड़े लस्टर तरीके से कर रहे हैं, बड़े उसको जो है हाईलाइट करके कर रहे हैं। तो उसको इसको यानी आपका एतराज ये है कि कई दफा कैरेक्टर की बेशक डिमांड ही क्यों ना हो, कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे सीन फिल्माए जाते हैं जिनको देखकर फिर गलत मैसेज सोसाइटी में जाता है। हाल ही में हमने देखा है कि बहुत सारे अगर ड्रामों में कोई बोल्ड खातून का कैरेक्टर है, उसका भी एक जिंदगी का तज्जिया वो बताती है कि मर्द और औरत के रिलेशनशिप्स कैसे हैं, औरत को स्ट्रगल अगर आगे करनी है वो किस तरह मर्द पे एतबार नहीं कर सकती। और ऐसी चीजें जब आप बार बार टीवी स्क्रीन पे दिखाते हैं तो वो आम फहम भी हो जाती हैं, उसकी एक एक्सेप्टेंस भी आ जाती है। इस पे हम मजीद भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात ज़रा की जा रही है पाकिस्तानी ड्रामा पे। बहुत सारे जी एंगल्स हैं और मेरे ख्याल में जितने वेटरन्स हैं, जितने लोग, बिकॉज माय फादर इज़ आल्सो फ्रॉम पाकिस्तान टेलीविज़न, उनके फ्रेंड्स और उनके तमाम कैडर से मैं बात करती हूँ। उन्होंने वाकई वो वक्त देखा है व्हेन द डायरेक्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, द प्ले राइट इज़ योर नाइब कैप्टन, और वो आपके साथ मिलके एक तख्लीक के पूरे इस अमल में साथ होते हैं, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, चाहे वो रिहर्सल्स हों, कास्टिंग का मरहला हो, एंड देन रिहर्सिंग एवरी डायलॉग। जहाँ आप कहते हैं ना कि एक्टर अपनी मार्किंग कर लेता है, उसके बाद भी उसके पास कुछ इनपुट की गुंजाइश होती है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि देयर इज़, जिस तरह अभी रऊफ भी बात कर रहे थे, देयर इज़ अ डायरेक्ट लाइन ऑफ कमर्शलिज्म, देयर इज़ अ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड में अगर कोई ब्रांड इन्वॉल्व है, अगर रेटिंग्स की जंग है, तो कहा जाता है इसको ये वाला मसाला डालो, ये 12 मसाले की जो हलीम हम बना रहे हैं वो हमें हजम हो रही है या नहीं, ये हमारा आज का सवाल है। आप इस पर कॉल करके बता सकते हैं कि व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट। अच्छा, यहाँ पे अक्सर ये भी कहा जाता है कि ख़वातीन शायद ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हमें कुछ चीज़ें अच्छी या बुरी लग जाती हैं, हम एक अलग लेंस से देखते हैं। तो रऊफ, एक दफ़ा फिर गुफ्तगू आपसे दोबारा शुरू करना चाहूँगी कि नॉट एज एन एक्टर बट एज अ व्यूअर, आप जिस तरह के इस वक्त प्रोडक्शन टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, जहाँ पे एक सवाल बार बार लोग उठा रहे हैं, रिश्तों का तकद्दुस, ख़ास रिश्तों के ऊपर बात की जाती है। इन लॉज ठीक है जी, रिवायती हरीफ माने जाते हैं, लेकिन उनको इतना नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे करना, साजिशें दिखाना, जुल्म दिखाना, इसका क्या इम्पैक्ट आप समझते हैं सोसाइटी में, और इन ड्रामों को आप किस नज़र से देखते हैं?
देखिए मैं दो तीन चीजें जो है ना, मैं आपकी जो इंट्रोडक्शन है वहां से शुरू करता हूँ, फिर यहाँ आता हूँ। बहुत जल्दी मैं करूँगा, बहुत शॉर्ट, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ओके। हम आपने शुरू में एक मेंशन भी किया कि हम अभी वो एक दो ड्रामे जो है ना वो रीटेलीकास्ट होने में जो है ना, रिपीट टेलीकास्ट होने के लिए जो है ना रोक दिए गए हैं। तो उस वक्त जब ये टेलीकास्ट हुए थे तब क्यों नहीं रोके गए? सही। यहाँ पे आपने अगर हमारे माशरे का अंदाजा लगाना है ना कि हम किस तरफ जा रहे हैं, तो आप एक मरतबा अपने मोबाइल में टिकटॉक डाउनलोड कर लें और उसमें देख लें कि क्या हालात हैं, बिल्कुल, कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और हम एज अ व्यूअर, एज अ सिटीजन, हम एज अ पाकिस्तानी हम क्या देखना चाह रहे हैं, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हमारी यंगस्टर जो है ना किस तरफ जा रही है। ठीक है, आप थिएटर प्ले, मैं थिएटर प्ले के बार बार क्यों एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर जाएं, आप इंतजार हुसैन साहब का प्ले लिखा था ख्वाबों के मुसाफिर, मैंने डायरेक्ट भी किया था, ज़िया मुईनुद्दीन साहब ने डायरेक्ट किया था, उसके बाद पहले मैं एक्ट कर चुका हूँ उसमें, उसको हमने इंडिया में ही परफॉर्म किया था जी। यहाँ पे जो उसकी कोई ऑडियंस ही नहीं थी यहाँ पे। एक मरतबा कोई देखने आया तो उसके हमारे पास कमेंट्स ये आ रहे थे, यार ये तो हमें उर्दू ही नहीं समझ आ रही, ये पता नहीं किस तरह की जबान है, ये क्या है, ये वो है, ये है। लेकिन एक फिर मैंने प्ले किया जो कि बहुत ही कमर्शियल प्ले था, एक बोइंग का अंग्रेजी प्ले था, उसकी जो है ना एडेप्टेशन थी जिसकी जो है ना यहाँ पे हमने किया था, लेकिन वो बहुत ही एक तरह से एक एडल्ट प्ले था। उसके लिए तो आपने 2000 रुपए का टिकट रखा और वो आपके इतने शोज जा रहे हैं, आपके पास ब्रांड्स आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई इसमें बड़ा मसाला है, हमसे पैसे ले लें। और ये भाई आप जो है ना, लाहौर में इतने शोज हो गए, हमने जितने शोज प्लान किए थे उससे हमने मतलब डबल से भी ज्यादा कर दिया। हमने पता नहीं 10 शोज प्लान किए थे, हमने कोई 40 शोज किए। उसके बाद हमें जबरदस्ती बंद करना पड़ा क्योंकि हमारे पास हॉल अवेलेबल नहीं था। सही। तो ये आप देखें कि हमें चाहिए क्या। हमने अपने माशरे को उस डगर पे डाल दिया है कि आपको जो है ना ये असल में इसमें जो है ना बहुत मजा है, ये वाला जो है ना बेकार चीज है, आपने उनको बता दिया है। लेकिन फिर रोज सवाल ये पैदा होता है कि देखें, ये तो हमेशा जो बहुत बाज़ौक चीज़ें होती हैं जहाँ जिसमें सबक होता है, लोग कहते हैं इट्स ऑलवेज फॉर अ नीश, उसको मैसेज के लिए अपीलिंग बनाना, यही तो क्रिएटिविटी चैलेंज है। नाजिया, आपसे बात से पहले एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन लूँ फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं बिलाल इस्लामाबाद से। जी बिलाल, क्या कहेंगे मौजू के बारे में? इस वक्त गुफ्तगू हो रही है कि रिश्तों को, उनका जो तकद्दुस, उनकी जो आपसी इंटरपर्सनल बातचीत होती है, इंटरेक्शन होती है, उसको जैसे हमारे ड्रामों में डिपिक्ट कर रहे हैं, उससे आप कितने मुतमईन हैं? जी, मैं इस हवाले से इतनी ही बात करना चाहूँगा कि जो कुछ एक तो कैमरा की तरफ से किया गया, ये इनिशियल स्टेज पे पाबंदी लग जाना चाहिए थी, सही, ना कि अभी। ठीक है, लेकिन चलो देर आया दुरुस्त आयत के तनाजुर में हम देखें तो अच्छा किया कि एक बुराई कह लें या एक गलत मैसेज जो हमारी सोसाइटी में जा रहा था, उसको कम से कम दोबारा जाने से रोक दिया गया। सही। एक बात तो ये होगी। दूसरा ये है कि ये देखें, ये जितने जो इस तरह का कॉन्टेक्ट है, ये को 5-6 ड्रामे मुख्तलिफ चैनल के गुजर रहे हैं जी, उस हिसाब में अगर इस चीज को देखा जाए तो ये हमारी कितने % सोसाइटी में ये वाकयात इस तरह के मौजूद हैं। ठीक है, मैक्सिमम आप 1% कह सकते हैं, मैक्सिमम आप 2% कह सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं है। यानी आप रद्द करते हैं उस आर्ग्यूमेंट को कि जब कहा जाता है कि भाई ये तो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है तभी हम दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल कॉल करने का। नाज़ी, ये जो इन्होंने बात की कि इनिशियल स्टेज में बंद होना चाहिए था, एतराज़ किसको है? व्यूअर की तरफ देखें तो रेटिंग ज़बरदस्त, यानी वो किसको कहते हैं ना, छत फाड़ के रेटिंग आ रही है, प्रोड्यूसर भी खुश है, चैनल भी खुश है, कैमरा भी पूरा प्ले चल जाता है, उसके बाद आवाज़ उठाता है, तो एतराज़ किसको है? इसका मतलब तो व्यूअर वांट्स टू सी दिस काइंड ऑफ प्ले। एक्चुअली से आवाज़ें आ रही होती हैं तो एतराज़ शुरू होता है। हाँ। और ये आवाज़ें जो हैं वो जारी बात है कोई ना कोई कम्युनिटी होती है जो एतराज़ शुरू करती है, जहाँ से ये सब बातें उठाई जाती हैं। इस पर मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बुरा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन पहले करना चाहिए था। चलें, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ जो है उनको सिर्फ बंद कर देना या उनको दोबारा रिकास्ट नहीं करना, ये टेलीकास्ट नहीं करना, ये वाली बात खाली नहीं होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट जो ड्रामे आ रहे हैं
उसके लिए क्या क्या पाबंदियाँ, क्या क्या लिस्ट दी है, क्या क्या आपको शो करना है, कैसे कंटेंट आने, इस पे पाबंदी होने की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता कि पुश बैक करेगी ड्रामा इंडस्ट्री, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स? नायला जी, अगर ऐसे कोई लिस्ट बन जाती है। एक बात बता, एक्टर, क्योंकि मैंने खुद भी एक्टिंग की हुई है, एक्टर जो है ना वो बड़ा परेशान है इस वक्त, वो नहीं कोई चीज़ करना चाहता। मेरे हमेशा से शुरू से एक ये वाली चीज़ रही थी कि मैं ड्रामे में इसी वजह से ज़्यादा काम नहीं किया कि मैं कहती मैं कंट्रोवर्शियल काम नहीं करूँगी। कंट्रोवर्शियल मेरा मतलब ये होता था कि आप ये कैसे डायलॉग्स आ रहे हैं, ये कैसे एक दूसरे का मतलब किस तरह से आप लोग जो है सीन्स शूट कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ। मेरी एक हद थी, क्योंकि हम जो चीज़ देखते आ रहे थे या हम जो चीज़ जाना, हम अपने माशरे के, हर एक का माशरा होता है, अपने माशरे के हिसाब से हमें चीज़ों को टेलीकास्ट करना चाहिए। और राइटर्स के लिए भी ये है कि राइटर्स अपना दिल से बहुत कुछ, क्योंकि मेरी बहुत हद क्या है इस पे ज़रा बात करेंगे, वापस आएंगे तो हमारा लास्ट चंक होगा। दो बड़े अहम सवाल होंगे कि क्या राइटर्स और ड्रामा एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इसको पुश बैक करेंगे अगर कल को पेमरा ने कह दिया कि जी इन मौजूआत पे आप ड्रामा नहीं बना सकते, या पहले अपना स्क्रिप्ट अप्रूव कराएं, पहले पायलट बनाकर दिखाएं। क्या इसका खैर मकदम करेगी ड्रामा इंडस्ट्री? नंबर 1। सेकेंडली, जिन बाउंड्रीज का जिक्र यहाँ पे नाजिया ने किया वो कब लांगी जाती हैं? व्हाट इज दैट बाउंड्री? इज इट डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, या हमारा एक नेशनल, एक हमारे माशरे का तशख्खुस भी है जिसमें हम सब जानते हैं कि एक सर्टन लिमिट हमारी ये है, और वो डिफाइन कौन करेगा? एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात कर रहे हैं जी पाकिस्तानी ड्रामा कंटेंट पे। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा कि इर्द गिर्द हमारे ये तमाम भयानक रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन क्या इस पे ड्रामा बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ जो मकसद है वो ये है कि इनके बारे में आगे ही आपको दी जाए, या हम इसके बियॉन्ड भी जाना चाहते हैं और कहते हैं कि ये पाकिस्तानी ड्रामा दरअसल इस्लाह भी करेगा, लोगों को सॉल्यूशंस भी देगा। अगर ये तल्ख हकीकत हमारे इर्द गिर्द है तो इसमें तब्दीली लाने के लिए यंग इम्प्रेशनेबल लोगों को कोई रास्ता दिखाएगा। नायला आपा, इस पे आप क्या कहेंगी? आप पे ये प्रेशर ज़रूर है कि जी फ़लानी स्टोरी आई है होमिसाइड की, एक ही घर के किसी शख्स ने दूसरे को कत्ल कर दिया, तो उस पर चलिए जी ड्रामा लिखिए, या सुसाइड पे लिखिए, डिप्रेशन पे लिखिए। लेकिन क्या ड्रामा बनाने वालों का मकसद सिर्फ और सिर्फ आईबॉल्स खींचना है, या उसमें कोई सबक माशरे को देना भी शामिल है? लोगों की अब जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, और मैं इस बात पर खुश हूँ कि पेमरा ने ज़रा सी कमंद खींची है और सवाल किया है। गो के देर से आए, कोई बात नहीं, लेकिन ये कि हमको री-इवैल्यूएट करना होगा अपने कंटेंट को। हर भड़कती हुई और चमकती हुई कहानी इस काबिल नहीं होती कि हम उसके बारे में अपने बच्चों के सामने बात करें। और पहली बात, दूसरी ये कि बहुत सारी ट्रेजेडीज़ हैं, बड़े सानहे हैं, लेकिन उनका एक ट्रीटमेंट होता है, उनको दिखाने का एक तरीक़ा होता है। जैसे हमसे पहले कहा जाता था, हमारे बड़े कहा करते थे कि देखो कहानियाँ तो 2-3 ही होती हैं, बस ट्रीटमेंट होता है। तो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको मुख्तलिफ़ तरीके से एक ट्रीटमेंट दे करके पेश कर रहे थे। लेकिन अब हालात ज़रा से बदल गए, और ये जो कोविड हुआ है ना, इसकी वजह से मैं बहुत माजरतन कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं इन तमाम चैनल्स के लिए लिखती हूँ कि ज़रा से जल्दी में कंटेंट जो है उसको बनाया गया। क्योंकि क्या हुआ कि सब बहुत पीछे चला गया था और सबको अपनी नेचुरली नौकरियाँ भी आगे बढ़ानी थी, और हमको ऑनेस्टली जल्दी लिखना पड़ा, और मैं भी उसमें शामिल हूँ क्योंकि मैं अभी मुसलसल एक कोई ड्रामा लिख रही हूँ, और जो मुझे जल्दी से बना करके देना था, और मुझे ये ख्याल आ रहा है इस कुर्सी पर बैठ करके कि मुझे री-इवैल्यूएट करना होगा उसको। इट्स अबाउट टाइम दैट आई हैव टू गो थ्रू तमाम डायलॉग्स। इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। वही बात है कि जब आप उजलत में कोई चीज़ करते हैं तो बेशक वो सही इंटेंशन के साथ क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसमें इम्परफेक्शंस रह जाते हैं। नाज़िया, कमिंग टू योर अर्लियर कमेंट्स, जब आपने बाउंड्रीज़ की बात की, एक हम बोल्ड सब्जेक्ट की बात करते हैं, दूसरी हमारा जो उसको फिल्माने का अंदाज़ है उसमें भी काफ़ी बेतकल्लुफ़ी आ गई। यानी एक ज़माने में लोग कहते थे डेट दिखाना बड़ा मुश्किल है, ड्राइव पे अगर दो इस तरह के लोग जो एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट रखते हैं, रोमांटिक इंक्लिनेशन है, वो सही नहीं है। लेकिन अब तो हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि अगर हमने किसी को हस्बैंड एंड वाइफ दिखाना है तो उसमें बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी दिखाई जाती है। यानी उसमें आप हाथ पकड़ भी लेते हैं, बाकी चीज़ें जो कि रियलिटी से करीब है। लेकिन बतौर व्यूअर, बतौर एक्टर, आपका उस पर क्या रिस्पॉन्स है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं एक फैमिली के हवाले से बात करूं कि मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं, और हस्बैंड के अलाउ नहीं करते। जब मैं शादी नहीं हुई थी उससे पहले मेरी अम्मी जो है वो अलाउ नहीं किया करती थी कि भाई इस किस्म के सीन नहीं होने चाहिए, नहीं ड्रामे में काम नहीं करना, और ये सही चीज़ नहीं होगी इस तरह से। तो ये एक हमारी फैमिली के हवाले से मैं आपको बताया कि हमारे ख़ानदान या हमारी फैमिली ये सब देखना पसंद नहीं करते आज भी। क्योंकि मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट में मैं एक सैलून रन करती हूँ, जब मेरे पास ख़वातीन आती हैं तो जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो उनके जहनों में भी ये बातें होती। लेकिन अब जो चेंज जो आया, जो एक्सेप्टेंस आ गई, कई फैमिलीज़ में आई है, मैं ये नहीं कहूँगी हर कई में नहीं भी आई। एक्सेप्टेंस इसलिए आ गई कि आप दिखाई चले जा रहे हैं। तो ये जो आपका जो अपना जो दिखाने के तरीके होते हैं, देखिए हम जो चीज़ फीड करेंगे ना, जैसे हम कहते हैं हम जो चीज़ दिखाएंगे वो फीड हो रही है, वो वाकई फीड होती चली जा रही है। हम माशरे में वो चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हैं और हम लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं कि ये चीज़ आप कर सकते हैं। अच्छा, और कई चीज़ें फैक्चुअली गलत भी दिखाती हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी एक हाल ही में ड्रामा नाज़िया मैंने देखा कि अगेन वी आर पीरियोडिकली ट्राइंग टू एजुकेट पीपल कि अगर एक खुदा ना खासा कोई एंगर का मोमेंट है और एक हस्बैंड अपनी बीवी को 3 दफ़ा तलाक कह भी देता है तो वो उसको 1 दफ़ा माना जाएगा। लेकिन कई कहानियों में आप आज भी देखें वो कहानी बढ़ती ही आगे इस बुनियाद पे है कि जी ये तो तलाक हो चुकी है, मामला ख़त्म हुआ, आगे चले गए। फिर अल्फाज की जब हम बात करते हैं, हसीना आपा मेरे शो पे कल परसों आई थी तो उन्होंने कहा कि कई ऐसे अल्फाज हैं जो कि शरई भी हैं, जो कि मेरे ख्याल में उसमें वैसे कोई कबाहत नहीं है, बट दे आर स्टिल नॉट सूटेबल फॉर टेलीविजन। उन्होंने कहा कि 10 साल का बच्चा अगर आपसे पूछे कि हलाला क्या है, हाउ विल यू टेल हिम? अब वो सुन रहा है लेकिन वो बताएं कैसे उसको? कुछ चीज़ें अपने फिकों के हिसाब से और रिलीजियस उनके हिसाब से, लेकिन यहाँ पर आप वो चीज़ मतलब आप इतनी बड़ी चीज़ दिखा देते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखें कि हर फिके का अलग-अलग जो है उनका अपना जो है वो हर तलाक का या उनके अपने तलाक के जो है क्या उसके कहेंगे कि तरीक़ेकार है, बिल्कुल उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्कुल। तो आप इतनी बड़ी चीजें नहीं दिखाएं, दिखाना ही नहीं चाहिए ना, आप क्यों उसको दिखा रहे हैं? अच्छी तरह से रिसर्च करें कि रिसर्च कर, अगर नहीं भी रिसर्च हो पा रही, आपका टाइम भी नहीं रिसर्च करने, तो आप मत दिखाएं, मैं कहती हूँ मत दिखाएं। दूसरी चीज ये कि चेंजिंग की जहां तक बात है, देखें आप कोई भी चीज दिखा सकते हैं या उसको फील करवा सकते हैं विदाउट शोइंग। अब एक दफा मैंने एक सीन किया था जिसमें जो है हस्बैंड जो है वो वाइफ को मारता है। अब मैं कह रही हूँ कि भाई मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मैंने डायरेक्टर को बोला नहीं ये तो डिमांड है। अच्छा, पहले हर्ट होती थी, नहीं एब्सोल्युटली इस बात को एम्फसाइज करने की जरूरत है। घरेलू तशद्दुद जो कि वैसे ही अनफॉर्चुनेटली बड़ा आम है, पहले उसको दिखाने का अंदाज होता था कि खातून कैरेक्टर के नील बना दिए जाते थे, लेकिन अब आपने ये ओके कर दिया है कि थप्पड़ मारेंगे और वो फिल्माया जाएगा। जितने ज्यादा जुल्म होता है। 4 साल पहले मैंने एक ड्रामा किया और उस पे यही था कि मुझे जो है मतलब माय वेरी डियर फ्रेंड अफशा कुरैशी, उनको जो है करना थप्पड़ मारना। अच्छा नाजिया, ये हम कंटिन्यू करेंगे, हम एक्सक्लूसिव नाजिया की पूरी स्टोरी यूट्यूब के लिए शूट कर लेते हैं, लेकिन ऑन टेलीविजन हमारे पास वक्त इतना ही है। आप सबकी आमद का रऊफ, नाजिया, नायला आपा बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत वसी सब्जेक्ट है, इसको हम उठाते रहेंगे, बट थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। अपने कमेंट्स आप मुझे यूट्यूब पे, हमारे सोशल्स पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।